कहानी का शीर्षक भंवर। शाश्वत जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था उस समय एक दिन खेलने के क्रम में गिरने की वजह से उसके सिर में चोट लग गया। जल्दी जल्दी उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज से उसकी जान तो बच गई, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। कई दिनों के बाद उसे होश आया था। वो सुधांशु जी और शीला जी का इकलौता पुत्र था। अपने इकलौते बच्चे की इस हालत के कारण बहुत दुखी थे। फिर भी शाश्वत को अंधेरे से बाहर निकालने के प्रयास में दोनों लगे रहे। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, दरगाह, तीर्थ कुछ नहीं छोड़े, परंतु हर जगह से वे लोग खाली हाथ ही लौटे। धीरे धीरे वे लोग इस परिस्थिति से लड़ने के लिए एक दूसरे को तैयार करने लगे। शाश्वत को एक ब्लाइंड स्कूल में भर्ती करा दिए। वहाँ उसकी पढ़ाई जारी हो गया। शाश्वत को उदासी घेर न ले, इसलिए उसके माता पिता उसे पहले की तरह ही घुमाना फिराना शुरू कर दिए। आई हॉस्पिटल में नेत्र के लिए शाश्वत का रजिस्ट्रेशन करा दिए। हॉस्पिटल के अधिकारी का कहना था कि समाज अभी भी नेत्रदान के लिए जागरूक नहीं हुआ है। अभी भी इक्का दुक्का लोग ही नेत्रदान करते हैं। नंबर कब आएगा ये कह नहीं सकते हैं। उसके माता पिता के पास इंतज़ार छोड़कर कुछ नहीं बचा था। समय गुजरता जा रहा था। शाश्वत भी अपने हालात से समझौता कर लिया और अपनी कमी के साथ खुशी खुशी जीवन जीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने माता पिता के सहयोग से अपना कदम आगे बढ़ाने लगा। ब्लाइंड स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज समाप्त होने के बाद उसी ब्लाइंड कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हो गया। लेकिन अब तक अस्पताल से आँख के ऑपरेशन के लिए उसका नंबर नहीं आया था। एक दिन ब्लाइंड स्कूल में एक एनजीओ ऑफिस में कार्यरत एक लड़का आया। वो अपना नाम अर्पित बताया। वो अपनी एनजीओ की तरफ से एक सर्वे कर रहा था। साथ ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए नए नए कार्यक्रम जो सरकार की ओर से चलाए जा रहे थे उसकी जानकारी और सुविधाएं भी लोगों तक पहुंचाता था। लगातार मिलने के वजह से और हम उम्र होने के वजह से भी अर्पित और शाश्वत मित्र बन गए थे। अर्पित शाश्वत को बताया कि वो इस शहर में नया है और उसे रहने के लिए किराए का मकान चाहिए, तो शाश्वत उसे अपने घर के ही बगल में किराए का मकान दिलवा दिया। इस वजह से अर्पित का घर आना जाना शुरू हो गया। अर्पित का घर आना और उसके साथ शाश्वत को खुश देखकर सुधांशु जी और शीला जी का चिंता और भी कम हो गया था। बहुत कम समय में ही शाश्वत और अर्पित एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। अपनी दुख सुख एक दूसरे से बांटने लगे थे। सुधांशु जी और शीला जी अर्पित का भी उसी तरह ख्याल रखते थे जिस तरह शाश्वत का। अब सुधांशु जी और शीला जी शाश्वत के विवाह के बारे में सोचने लगे, लेकिन शाश्वत साफ साफ मना कर चुका था कि मैं अपनी अंधेरी जिंदगी को रोशनी देने के लिए किसी मजबूर या हालात से लाचार लड़की की जिंदगी को अंधेरे गर्त में नहीं गिराना चाहता हूँ। सुधांशु जी उसे समझाते हुए बोले कि बेटा, हम किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करके तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। अगर स्वेच्छा से कोई लड़की तैयार होती है तभी इस बारे में विचार करेंगे। शाश्वत इस बारे में अर्पित से बात किया। अर्पित उसे समझाए कि अगर कोई लड़की स्वेच्छा से तैयार होती है तो तुम्हें क्या परेशानी है। आखिर अंकल आंटी भी जांच पड़ताल करके ही ना हाँ कहेंगे। अपने आप को इस भ्रम से निकालो और सुखद जीवन की कल्पना करो, सब अच्छा होगा। अर्पित की बातों से आश्वस्त होकर वो अपने माता पिता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके बाद सुधांशु जी एक अखबार में सारी स्थिति समझाकर एक वैवाहिक विज्ञापन दे दिए। लगभग 15-20 दिन के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ एक लड़की आई। सुधांशु जी और शीला जी उससे कुछ सवाल जवाब किए। उस लड़की का नाम पायल था। पायल बताई कि मेरी माँ के गुजरे बरसों बीत गया। माँ के गुजरने के बाद मैं नाना नानी के साथ रहने लगी, लेकिन गत वर्ष नानी भी गुजर गई। अब नाना जी के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं इस शादी को तैयार हूँ, परंतु मेरा एक शर्त है कि मेरे नाना हमें लोगों के साथ ही रहेंगे। सुधांशु जी और शीला जी इस बात पर राजी हो गए। पायल और शाश्वत का कोर्ट मैरिज करने के बाद विधिवत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। पायल का कोमल स्पर्श और मीठी आवाज़ शाश्वत धीरे धीरे भाने लगा था।
समय के साथ साथ उसका शंका दूर हो गया था। वो पायल से प्यार करने लगा था। पायल और शाश्वत अपनी नई जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजारने लगे। दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव देखकर सुधांशु जी और शीला जी का चिंता दूर हो गया। रही सही कमी अर्पित पूरा कर देता था। अर्पित लगभग प्रतिदिन किसी न किसी समय आ ही जाता था। पायल पहले अर्पित से बात करने में संकोच करती थी, लेकिन धीरे धीरे शाश्वत के कहने से उनकी बातों में पायल भी शामिल होने लगी थी। शाश्वत को आंखों की कमी तब खलती थी जब कोई पायल की सुंदरता का बखान करता था। तब उसे पायल को देखने की इच्छा जागृत हो जाता था, परंतु वो किसी से कुछ कहता नहीं था, अपना मन महसूस कर रह जाता था। समय कहाँ बैठा रहता है, वह तो निरंतर चलता रहता है। कई वर्ष बीत गए। इस दौरान शाश्वत और पायल दो बच्चों के माता पिता बन गए। अर्पित का आना जाना पहले की तरह ही लगा हुआ था। एक दिन दोपहर को सभी लोग आराम कर रहे थे, तभी टेलीफोन की घनघनाहट से सभी के आराम में खलल पड़ गया। सुधांशु जी फोन उठाए, बातें करने के बाद खुशी से सभी को पुकारे, अरे कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ जल्दी। शीला जी बोली, ऐसा क्या खबर आपको मिल गया कि पूरा घर सर पर उठा लिए हैं। वे शीला जी को पकड़कर झकझोरते हुए बोले, अस्पताल से फ़ोन आया, शाश्वत का नंबर आ गया है, आई डोनर मिल गया है। अब हमारा शाश्वत देख सकेगा। शाश्वत अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप सच बोल रहे हैं? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सच। हमें कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। दूसरे दिन सभी लोग अस्पताल के लिए निकल पड़े। अर्पित भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लिया था। अर्पित परछाई की तरह शाश्वत के साथ खड़ा था। शाश्वत पायल का हाथ थामे अस्पताल में प्रवेश किया। उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। दूसरे दिन उसका ऑपरेशन होने वाला था। परिवार के सभी लोग को खुशी का ठिकाना नहीं था। शाश्वत मन ही मन सोच रहा था, अब मैं पायल को देख सकूंगा। शाश्वत के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि 1 सप्ताह के बाद पट्टी खोला जाएगा। शाश्वत को उत्साह के साथ साथ घबराहट भी महसूस हो रहा था। इस दौरान अर्पित को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा था। शाश्वत उससे शिकायत कर रहा था कि तुम्हें अभी ही बाहर जाना है, मेरे आँख का पट्टी खुलने के समय ही। अर्पित बोला, भाई अच्छा तो है, जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक तुम देखने के काबिल हो जाओगे। फिर दोनों मिलकर सिनेमा देखने चलेंगे और पायल को साथ लेकर नहीं चलेंगे। फिर दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। पायल पूछी, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये हम दोनों के बीच की बात है। और दोनों फिर हंसने लगे। अर्पित सभी से विदा लेकर निकल पड़ा। आज पट्टी खुलने वाला था। डॉक्टर की टीम आ चुकी थी। शाश्वत से पूछा गया कि सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे। वो संकोच बस बोल नहीं पाया कि मुझे पायल को देखना है। इसलिए वो बोला, पूरे परिवार को। शाश्वत को बिठा दिया गया। पूरे परिवार के लोग उसके बेड के सामने आकर खड़े हो गए। शाश्वत निर्देशानुसार धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला। उसकी नज़र सबसे पहले अपने बच्चों पर पड़ी। बच्चे पापा कहते हुए उससे लिपट गए। शाश्वत को उनमें अपना ही अक्स दिखा। बच्चों को कस के जकड़ लिया। एक एक करके सभी उसके बेड के बगल में बैठ गए। वो अपने हाथों को आगे बढ़ाया। पायल उसके हाथों को आगे बढ़कर थाम ली। पायल से कहा, तुम तो मेरी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर हो। ये सुनकर पायल मुस्कुरा दी। फिर डॉक्टर बोले, अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। धीरे धीरे समय के अंतराल को बढ़ाया जाएगा, अचानक नहीं। और परिवार के सभी लोगों से बोले कि अब आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए। 1 सप्ताह के बाद शाश्वत का अस्पताल से नाम काट दिया गया। वो अपने पूरे परिवार के साथ घर आ गया। इन दिनों में शाश्वत को महसूस हुआ कि पायल उसका कितना ख्याल रखती है। पायल उसके साथ साय की तरह रहती, उसकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे शाश्वत बाहर की दुनिया के साथ तालमेल बिठाने सीखने लगा। पायल के साथ रोज़मर्रा की तरह शाम को टहलने निकला। दोनों पहले की तरह ही बाहों में बाहें डाले चले जा रहे थे। शाश्वत हसरत भरी नज़रों से चारों ओर देख रहा था। अचानक उसे अर्पित याद आ रहा था। वो पायल से बोला, काश हमारे साथ अर्पित भी होता तो कितना अच्छा लगता। सप्ताह गुजरने को था। नई उमंग के साथ शाश्वत कॉलेज जाने लगा था। आज दोपहर को अर्पित का फ़ोन आया। शाश्वत शिकायत भरी लहजे में बोला, तुझे काम से छुट्टी मिलेगा कि नहीं? अर्पित बोला, क्या करूँ यार, तुम तो जानते हो कभी कभी एनजीओ के काम से मुझे महीनों घर से बाहर रहना पड़ता है। काम ख़त्म करके मिलता हूँ, ओके बाय। शाम को शाश्वत घर लौटा तो दरवाजे पे ही ठिठक गया। हॉल में एक आकर्षक युवक बैठा था।
शाश्वत के माता पिता भी वहीं सोफे पर बैठे थे। उसके बच्चे उस युवक को घेरे हुए थे। बच्चों को अपने बैग से खिलौने निकाल कर दे रहा था। बच्चे थैंक यू अंकल बोलते हुए उसके गले लगे हुए थे। शाश्वत हैरत भरी नज़रों से सामने का ये मंजर देख रहा था। तभी उसका नज़र पायल पर पड़ा। वो चाय नाश्ता लेकर हॉल में आई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। पायल और उस आकर्षक युवक के बीच हंसी मजाक चल रहा था। शाश्वत से ये सब देखकर सहा नहीं जा रहा था और वो फिर जोर से दरवाज़ा को धक्का दिया। आवाज़ सुनकर सभी की नज़रें दरवाज़ा पर जा टिकी। पायल बोली, आप आ गए? हम लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। शाश्वत मन ही मन सोचा। तभी वह आकर्षक युवक बोला, कैसे हो मेरे दोस्त? नई जिंदगी मुबारक हो। आवाज़ सुनकर शाश्वत उस युवक को पहचान लिया, अर्पित, और दौड़कर गर्मजोशी से उससे मिला। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े जाकर सोफा पर बैठ गया। एक दूसरे का हालचाल लिया। कुछ देर बाद अर्पित जाने के लिए उठा तो पायल रसोई घर से दौड़ती हुई आई और बोली, अरे ऐसे कैसे, खाना खाकर जाना। अर्पित बोला, किसी और दिन, बहुत थका हुआ हूँ। अर्पित बोलते बोलते दरवाजे तक आ गया था। पायल उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर लाकर बिठा दी। बिल्कुल नहीं, बिना खाए नहीं जाने दूंगी। पायल और अर्पित के बीच की वार्तालाप को पहले सिर्फ शाश्वत सुनता था, लेकिन आज वो देख रहा था। ये देखने के बाद वो थोड़ा बेचैन हो गया। उसका चेहरे पर नाराजगी का भाव उभर आया था। पायल और अर्पित को देखकर शाश्वत एक भंवर में फंसता जा रहा था। उन दोनों का व्यवहार मित्रवत हो रहा था। उसके माता पिता और बच्चे के लिए कुछ नया नहीं था। वे लोग भी पायल का साथ दे रहे थे। हाँ बेटा, खाना खाकर जाना। परंतु शाश्वत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद कर लिया। अचानक उसके कानों में हंसी का आवाज़ आया और वो बेचैन होकर मन ही मन दोनों को काफ़ी करीब सोचकर बेचैन हो गया और अपनी आंखों को खोल दिया तो देखा कि दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं हॉल में लगा बिस्तर पर उसके पिताजी बैठे थे। शाश्वत वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया और अपने आप को आईने में देखकर अर्पित से तुलना कर रहा था। थोड़ी देर बाद शाश्वत कमरे से बाहर निकला तो देखा कि पायल और उसकी माँ रसोई घर के कामों में लगी थी। दोनों बच्चे अर्पित के साथ खेल रहे थे और रात के खाने के बाद अर्पित अपने घर चला गया। बच्चे सो गए। पायल जब कमरे में आई तो शाश्वत को परेशान देखकर पायल पूछी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? शाश्वत झल्लाते हुए बोला, क्या होगा मेरी तबीयत को? ये उनके बीच का पहला घटना था जब शाश्वत पायल पर चिल्लाया था। पायल के आंखों में आंसू आ गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पायल बात को आगे बढ़ाना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो चुपचाप दूसरी ओर करवट बदल कर सो गई। थोड़ी देर में पायल को नींद आ गई, परंतु शाश्वत अपने बनाए भंवर में फंसता जा रहा था। दूसरे दिन रविवार था। अर्पित हमेशा की तरह सुबह सुबह शाश्वत के घर आ चुका था। अर्पित को देखकर शाश्वत का मन फिर से बेचैन हो गया। पहले अर्पित के को एक सहारा था जिससे वो अपनी सारी बातें बताता था, परंतु अब वो हालात नहीं रह गया था। शाश्वत धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा था। कभी अपनी माँ पर चिल्लाता, कभी पायल पर। रही सही कसर बच्चों को डांट कर पूरा कर लेता था। बच्चे बोलने लगे थे कि पापा पहले जैसे नहीं हैं। पायल भी महसूस करने लगी थी कि शाश्वत अब बदल चुका है, लेकिन क्यों, कैसे? अब पायल अगर शाम को घूमने टहलने जाने बोलती तो साफ साफ मना कर देता। सभी के समझ के बाहर होते जा रहा था शाश्वत का गुस्सा। पायल, शीला जी और सुधांशु जी आपस में बात कर रहे थे कि लगता है शाश्वत सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। इसके लिए हमें उसे वक्त देना पड़ेगा। धीरे धीरे शाश्वत अर्पित से चिढ़ने लगा था। आज शाश्वत आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देख रहा था और अर्पित के बारे में सोच रहा था कि कहाँ वो और कहाँ मैं। वो कितना आकर्षक दिखता है और मैं तो साधारण। कहीं पायल और अर्पित के बीच? ये सोचने के बाद वो अपने आँखों को बंद कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज शाश्वत ऐसा भंवर में फंस चुका था जहाँ से वो निकलने के बजाय उसमें और धंसते जा रहा था। शाश्वत पूरे परिवार से खिन्न रहने लगा था और आखिर में उसने सोचा कि अर्पित से बात करके हमेशा हमेशा के लिए इस झंझट को समाप्त कर दूंगा, या तो वो या मैं। दूसरे दिन कॉलेज के लिए निकला तो कॉलेज न जाकर अर्पित के घर चला गया। कॉल बेल बजाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति गेट खोले। वो पूछे, कौन है, किससे मिलना है? शाश्वत बोला, अर्पित से मिलना है। लेकिन अर्पित नाम का यहाँ कोई नहीं रहता है।
तभी उसकी नज़र हॉल में लगी पुरानी तस्वीर पर पड़ा, जिसे देखकर शाश्वत को कुछ याद आया। ये तो रवि है, रवि जिसके वजह से मेरी आँख की रोशनी चली गई थी। लेकिन उन लोगों से वो कुछ नहीं बोला। शाश्वत वापस लौटने लगा, तब तक अर्पित आ चुका था और सामने शाश्वत को देखकर वो सकपका गया और बोला, शाश्वत तुम यहाँ? शाश्वत उससे पूछा, तुम झूठ क्यों बोले कि तुम्हारा नाम अर्पित है? तुम तो रवि हो, रवि जिसकी वजह से मैं गिरा था। रवि बोला, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी वजह से तुमने अपनी आंखें खो दी। आत्मग्लानि की वजह से मैं पहले तुम्हें ढूंढा, फिर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का ख्याल रखने लगा। गलती से ही सही, पर उस गलती को सुधारने को मेरे पास कोई मौका नहीं था। इसलिए मैंने सोचा तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ध्यान रख कर अपने आप को माफ़ कर सकूँगा। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये सुनकर शाश्वत को अपने आप पर शर्म आ रहा था कि मैं क्या क्या सोच रहा था। शाश्वत आगे बढ़कर रवि को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हुए बोले, हमें माफ़ कर दो। रवि बोला, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? शाश्वत जवाब में सिर्फ कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ रवि को अपने घर लेते आया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।